हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जुनून बैच की आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। स्टार्ट करेंगे और इसी क्लास में इसे एंड कर देंगे। तो भाई फाइबर टू फैब्रिक को हम वन शॉट में पूरा कवर करने वाले हैं। अब एक बात बताऊं, जो फाइबर टू फैब्रिक की कहानी है ना, वो आप लोगों के लिए नई नहीं है। फाइबर टू फैब्रिक की कहानी ना ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में शुरू कर चुके हैं। बस हम तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात बताऊं, कहानियों से मुझे याद आया एक ऐसी स्टोरी जो आप लोगों के दिल के बड़ी करीब होगी। सुनो, अब लेट अस सपोज चेंज ऑफ सीजन है, नवंबर का महीना है और आपको मम्मी पापा के साथ किसी फंक्शन पे जाना है। अब मम्मी ने तो पहनी बड़ी सुंदर सी सिल्क की साड़ी, बहुत ही प्रिटी, और आपने कहा मम्मी मम्मी मुझे फ्रॉक पहना दो। तो मम्मी ने कहा नहीं, बाहर ठंड है, आप स्वेटर पहनोगे ताकि आप ठंड से बच सको। तो आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं कि भाई क्यों मम्मी ने हमें स्वेटर पहनाई? ठंड से बचाने के लिए। क्यों हमारी स्वेटर मम्मी की साड़ी जितना नहीं चमक रही? तो बच्चों, आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। और इस चैप्टर में हम कौन से दो फैब्रिक्स पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, सही समझे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वूल के बारे में और सिल्क के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले कि भाई हम वूल पढ़ें या सिल्क पढ़ें, एक बार जरा फाइबर और फैब्रिक को फिर से जान लेते हैं। भाई मैं जानती हूं कि आपको पता है, बट एक बार जरा अपने बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। ये एक वुलन थ्रेड है। क्या आपको इसमें बहुत ही छोटे छोटे टाइनी थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम हिंदी में रेशे भी कहते हैं? ध्यान से देख लो एक बार। तो बच्चों, देखा आपने, हमने क्या लिया? हमने एक वुलन थ्रेड लिया, ठीक है, और हमने देखा कि उस वुलन थ्रेड में बहुत ही छोटे छोटे, क्या कहा मैम ने? उस वुलन थ्रेड में बहुत ही छोटे छोटे रेशे थे, बहुत ही स्मॉल और थिन थ्रेड्स थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही स्मॉल और थिन थ्रेड्स को कहा जाता है फाइबर। क्या कहा जाता है? फाइबर। इन्हीं स्मॉल और थिन थ्रेड्स को कहा जाता है फाइबर। और बच्चों, इन फाइबर्स से बनाए जाते हैं लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस थ्रेड्स। क्या कहा मैंने? इन छोटे छोटे फाइबर्स से बनाए जाते हैं लंबे लंबे कॉन्टिन्यूअस थ्रेड्स, और उन्हें कहते हैं हम यार्न। क्या कहते हैं? यार्न। और बच्चों, इन्हीं यार्न को बुनकर हम बनाते हैं फैब्रिक। क्या बनाते हैं बेटा जी? हम बनाते हैं फैब्रिक। तो देखा आपने कैसे हम फाइबर से यार्न पे आए और यार्न से फैब्रिक पर आ गए। तो फाइबर और फैब्रिक, जो भाई चैप्टर का नाम है, वो टर्म्स आपको क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अब हमें फाइबर समझ आ गया, तो एक बार जरा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर भी देख ली जाए। अब पूरा चैप्टर फाइबर और फैब्रिक पढ़ना है, तो जरा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स देख लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइबर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और वो दो तरीके क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब ये नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? भाई ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। क्या कहा मैंने? फाइबर्स which are obtained फ्रॉम नेचर। ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं नेचुरल फाइबर। ये तो सिंपल है। अब आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं बच्चों मैन मेड फाइबर्स। हम इंसानों द्वारा ही इन फाइबर्स को इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो हम आर्टिफिशियल फाइबर्स में क्या लिख सकते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स में हम लिख सकते हैं दैट दे आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल देखिए।
इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया एंड सो ऑन। और आप इन सभी फाइबर्स को डिटेल में जानेंगे क्लास 8 में, ठीक है। अब बैक टू नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को बेटा हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और दो तरीके से, और देखिए वो दो तरीके क्या है। पहला होता है बच्चों प्लांट फाइबर्स। क्या होता है? प्लांट फाइबर्स। और दूसरा तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स एनिमल फाइबर्स, ठीक है। प्लांट फाइबर्स हो गया एंड एनिमल फाइबर्स हो गया। तो बच्चों प्लांट और एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी क्या है? नेचर ही तो है। तो प्लांट फाइबर्स क्या हो गए? फाइबर्स विच आर obtained from plants, fibers which are obtained from plants are called plant fibers। मैम ये तो सिंपल सा था। एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल हो गया कॉटन, एग्जाम्पल हो गया जूट एटसेट्रा, और आप इसको काफी अच्छे से 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ एनिमल फाइबर्स में। एनिमल फाइबर्स बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, फाइबर्स which are obtained from animals are called animal fibers। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जो दो फाइबर्स पढ़ रहे हैं ना, वूल एंड सिल्क, वही क्या है? वही एग्जाम्पल्स हैं एनिमल फाइबर्स के अमंग मेनी अदर एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखिए वूल हो गया, सिल्क हो गया एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे? ये सभी होते हैं हमारे एनिमल फाइबर्स। तो क्या आपको फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, ये समझ आ गया? फाइबर की क्लासिफिकेशन समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने पहले फैब्रिक पे, अपने पहले फाइबर पे, जो कि क्या है? जो कि है हमारा वूल। क्या है? वूल। तो अब सबसे पहला सवाल पता है बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि मैम आखिर हमें वूल मिलती कहां से है? तो बच्चों वूल हमें मिलती है फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक एटसेट्रा। वूल हमें किससे मिलती है? ऐसे एनिमल से मिलती है जैसे कि शीप, गोट, याक एटसेट्रा। तो अब आप कहोगे कि मैम क्या वूल इन एनिमल्स के अंदर होती है क्या, और हम ऐसे मैजिक करके आब्राकडाब्रा करके वूल को बाहर निकाल लेते हैं? नहीं बच्चों, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सारे एनिमल्स होते हैं ना, जो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, मैंने क्या कहा? जो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी पे एक बहुत ही थिक ग्रोथ होती है हेयर की। मैम ने क्या कहा? ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, देखिए इनकी बॉडी पे कितनी थिक ग्रोथ है, किसकी? हेयर की। देखो बच्चों थिक ग्रोथ ऑफ हेयर आपको देखने को मिल रही है, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी थिक ग्रोथ ऑफ हेयर को, इसी थिक कोट ऑफ हेयर को, थिक कोट ऑफ हेयर को जो एनिमल्स की बॉडी पे पाया जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चा फ्लीस। क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। तो जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी पे बहुत ही थिक ग्रोथ होती है हेयर की, उनकी हेयरी स्किन होती है। तो उन्हीं हेयरी फाइबर्स से, इन्हीं हेयरी फाइबर्स से, इसी फ्लीस से हमें क्या मिलते हैं? वुलन फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये बात? तो अब आप कहोगे कि मैम आप एक बात बताओ हमें कि ये जो एनिमल्स की बॉडी पे इतनी थिक हेयर की ग्रोथ है, इसका कोई फायदा भी है एनिमल्स को, कि बस ये हम इससे सिर्फ वूल ही लेते हैं? एनिमल्स को कोई फायदा भी है इसका? तो जी हाँ बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हो ना कि ठंड ना लगे, तो वैसे ही बच्चों लेट अस सपोज ये ना कोई भी वूल यील्डिंग एनिमल, लेट अस सपोज ये ना एक शीप की स्किन है, ठीक है। और अभी मैम ने आपको बताया कि जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे एक बहुत ही थिक ग्रोथ होती है हेयर की। तो बच्चों अब ये जो थिक हेयर की ग्रोथ है ना, पता है इसमें क्या होता है? इस थिक ग्रोथ ऑफ हेयर में एयर यानी कि हवा
ट्रैप हो जाती है। क्या कहा मैम ने? इस थिक ग्रोथ ऑफ हेयर में एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। और क्या आप जानते हैं एयर जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या है? एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब आप कहेंगे मैम ये कंडक्टर क्या होता है? तो बच्चों कंडक्टर के बारे में आप डिटेल में जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स आर substances which allow the heat to flow through them. Conductors are substances which allow the heat to flow through them. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से हीट फ्लो कर सकती है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से हीट पास कर सकती है, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। और ये जो हमारी बेचारी सी हवा है ना, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी में हीट होती है ना, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वैसे ही भाई हमारी एनिमल्स की बॉडी में भी क्या होती है? हमारे एनिमल्स की बॉडी में भी हीट होती है। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारे एनिमल्स की बॉडी में हीट है ना, ये हीट बाहर की तरफ फ्लो नहीं हो पाती। ये हीट एनिमल्स की बॉडी के अंदर ही रह जाती है, बाहर फ्लो नहीं हो पाती। और रीजन क्या है उसके पीछे का? रीजन है कि एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर हीट होती है ना, वो बाहर फ्लो ही नहीं हो पाती, क्योंकि जो एयर है ना वो एकदम ऐसे बीच में खड़ी हो जाती है कि नहीं, मैं हीट को बाहर फ्लो होने नहीं दूंगी। तो जो एनिमल्स की बॉडी पे जो थिक हेयरी लेयर होती है ना, वो एनिमल्स को सर्दियों में ठंड से बचाती है। और भाई जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो उन एनिमल्स की इस हेयरी स्किन को हम शेव कर लेते हैं, उतार लेते हैं, ताकि उन्हें भाई गर्मी भी ना लगे। और हम उन हेयरी फाइबर्स को यूज करते हैं वूल बनाने के लिए, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अब जो है ना, क्या आपने कभी अपने पापा की या दादाजी की बियर्ड को हाथ लगाया, दाढ़ी को? तो आपने देखा होगा कि जो उनकी बियर्ड या दाढ़ी जो होती है ना, उसके बाल कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, है ना, थिक होते हैं, रफ होते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप जो हैंड्स पे हेयर होते हैं उनको हाथ लगाइए तो वो कैसे होते हैं बच्चों? वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो सिमिलरली बच्चों जो हमारी शीप है या फिर वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी पे भी दो तरीके की हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, पहली है बच्चों कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स का मतलब आप जानते हैं, कोर्स का मतलब है रफ। ठीक है, और दूसरे टाइप की ग्रोथ होती है बच्चों फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हेयरी फाइबर्स। तो अब इसको देखिए, कोर्स बियर्ड हेयर, भाई नाम से ही पता लग रहा है रफ हेयर। तो बच्चों जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, शीप वगैरह होते हैं, उनकी जो बॉडी पे आउटर लेयर होती है ना हेयर की, वो कैसी होती है? वो हमारी रफ होती है, वो हमारी ड्राई होती है। ठीक है, वो हमारी कोर्स होती है। और ये जो है ना फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, तो एनिमल्स की स्किन के, एनिमल्स की बॉडी के बहुत ही क्लोज पाए जाते हैं ये वाले हेयर। तो क्या लिखेंगे? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर आर फाउंड क्लोज टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स। तो बच्चों एनिमल्स की, शीप की स्किन के जो बहुत ही पास हेयरी फाइबर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, आप अगर सर्दियों में स्वेटर पहन रहे हो तो आप कैसा स्वेटर पहनना पसंद करोगे? एक ऐसा स्वेटर जो हमें चुभे, ओहो, जो हमें इरिटेट करे, या फिर एक ऐसा स्वेटर जो भाई फूलों जैसा मुलायम हो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो? ऑब्वियसली आप एक सॉफ्ट स्वेटर पहनना पसंद करेंगे, भाई चुभने वाला स्वेटर कौन ही पसंद करेगा। तो बताइए इन दोनों में से, इन रफ और ड्राई हेयर में से या फिर इन फाइन और सॉफ्ट हेयर में से
कौन से हेयर का यूज करा जाता होगा वूल लेने के लिए? जी हाँ, सही पकड़े हैं। जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है ना, यही होते हैं हमारे मेन सोर्स ऑफ वुलन फाइबर्स। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स आपको समझ आ गया। चलिए बच्चों, तो ना देखो, अब हमें ऐसा लगता है कि ना जो वूल है वो सिर्फ शीप से ही मिलती है। आप भी कहोगे मैम तो ना जब देखो शीप 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 ही बोली जा रही है पूरे लेक्चर में, तो क्या हमें वूल सिर्फ ये शीप से ही मिलती है? तो बच्चों आपका ना ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट प्लेस होती है ना, द कॉमनली अवेलेबल वूल इन द मार्केट इज शीप वूल। मार्केट में कॉमनली ना शीप की ही वूल मिलती है, तो हमें भी यही लगता है कि वूल सिर्फ शीप से ही मिलती होगी, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। आइए बच्चों देखते हैं उनके बारे में। पहली तो हमारी ये स्वीट सी शीप ही हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास याक। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ये होते हैं याक एकदम स्ट्रॉन्ग, तो इनकी बॉडी पे आप देखो कितनी थिक हेयर की लेयर है, तो इनसे भी हमें वूल मिलती है। और इनकी वूल कहाँ कॉमन है? तिब्बत और लद्दाख में। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये कौन सी गोट है? ये है अंगोरा गोट, फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देख रहे हैं आप, ये जितने भी एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिल रही है, उनकी बॉडी पे कितनी थिक हेयरी ग्रोथ है, ठीक है। नेक्स्ट चलो बच्चों, ये हो गई हमारी अंगोरा गोट, ठीक है, ये अंगोरा गोट हो गई। नेक्स्ट है वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। भाई हमने अंगोरा गोट को तो देख ही लिया, ये कौन सी गोट है? ये भाई हमारी बढ़िया सी हेयर स्टाइल वाली कश्मीरी गोट है। कौन सी गोट है? कश्मीरी गोट है। और क्या आप जानते हैं कि कश्मीरी गोट से जो मिलने वाली वूल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उनसे बनाई जाती है बच्चों पश्मीना शॉल्स। आप अपनी ना मम्मी या दादी के पास जाना और उन्हें कहना कि मम्मी पश्मीना शॉल क्या होती है, तो वो आपको बताएंगे कि वो कितनी ज़्यादा लाइट होती हैं और कितनी ज़्यादा गर्म होती हैं। तो पश्मीना शॉल्स हम कश्मीरी गोट की वूल से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है द फर या फिर हेयर, फर बोलो या हेयर बोलो, ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। फिर से देखो कितनी थिक ग्रोथ है हेयर की, देखो कितनी थिक हेयर की ग्रोथ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लामा एंड अल्पाका, फाउंड इन साउथ अमेरिका, ऑल्सो यील्ड वूल। तो भाई ये हमारे थोड़े साउथ अमेरिका की ब्रीड्स आ गई हैं, है ना। लामा और अल्पाका, इनकी बॉडी पे भी देखिए हेयरी ग्रोथ है ना, तो इनसे भी हमें वूल मिलती है। तो अब अगर हम एक बार समराइज कर लें हमारे सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स, तो देखिए शीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका और भी बहुत है, बट हम इनके बारे में भी जान रहे हैं। और आपको इन सब में ये देखने को मिल रहा होगा कि इन सब की बॉडी पे कितनी थिक ग्रोथ है हेयर की, हाँ कि ना बच्चों? बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। मैम सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? तो बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों सेलेक्टिव का मतलब होता है टू चूज केयरफुली। सेलेक्टिव का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को बहुत ध्यान से चूज करना, सेलेक्ट करना। और ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। क्या मतलब होता है? टू रिप्रोड्यूस। तो बच्चों हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस नाम से ही हमने डेफिनेशन निकाल ली, टू चूज केयरफुली इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। घबराओ नहीं, अभी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारे जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आईज, नोज, हेयर, है ना, हैंड्स, हमारी हाइट, ये सब हमें किससे मिले हैं? हमारे मम्मी और पापा से मिले हैं। अब वैसे ही बेटा ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, शीप को ही ले लो, इनके भी तो पेरेंट्स होते हैं ना, हाँ कि ना? यस। तो चलिए बच्चों एक आपको ना मैं सिनेरियो इमेजिन करवाती हूँ, ठीक है।
लेट अस सपोज मेरे पास 4 शीप्स हैं, A, B, C और D, ठीक है। जो हमारी शीप A है ना, उसकी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो हम लिखेंगे गुड हेयर ग्रोथ, ठीक है। जो शीप B है उसकी हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लिखेंगे बैड हेयर ग्रोथ, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? बैड हेयर ग्रोथ। अब जो हमारी शीप C है उसके बच्चों हेयर बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो हम लिखेंगे सॉफ्ट हेयर, ठीक है। और जो शीप D है उसके हेयर बहुत ही ज्यादा रफ हैं, ड्राई हैं, तो हम लिखेंगे रफ हेयर। तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन चारों शीप्स में से हम किन 2 शीप्स को सेलेक्ट करें और उनकी ब्रीडिंग करवाएं। मैंने क्या बोला? इन चारों शीप्स में से हम किन 2 शीप्स को सेलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग करवाएं, ताकि उनकी ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसमें सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो। देखिए, तो आप कहोगे मैम अगर हमें शीप चाहिए तो हम चाहेंगे ना कि उसकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो, हमें इतने सारे वुलन फाइबर्स मिले। तो आप ऐसा करो, बी को रहने दो, आप ना ए को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम अगर हम शीप से वो ले ही रहे हैं, टोपी, कैप, स्वेटर बना ही रहे हैं, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए ना। तो आप ऐसा करो, डी को तो कैंसिल कर दो, आप ना शीप नंबर सी को ले लो। तो अब मैम आप ना शीप नंबर ए और शीप नंबर सी की ब्रीडिंग करवाइए, ताकि इनकी ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो और उसके हेयर सॉफ्ट हो। तो बेटा जी इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखा हमने कैसे केयरफुली पेरेंट्स को सेलेक्ट करा ताकि उनकी ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसमें सारे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो। आइए बच्चों एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग 2 सेलेक्टेड वेराइटीज हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स। तो बच्चों क्रॉसिंग को हम ब्रीडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। Selective breeding is the process of crossing or breeding 2 selected varieties having different traits to produce a hybrid। एक ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें सारे अच्छे अच्छे ट्रेट्स हो अपने दोनों पेरेंट्स के। तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी ना उसमें अपने पेरेंट की गुड हेयर ग्रोथ भी होगी और अपने दूसरे पेरेंट की सॉफ्ट हेयर ग्रोथ भी होगी। तो 2 पेरेंट्स से हमने एक ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाया जिसमें दोनों पेरेंट्स के अच्छे अच्छे ट्रेट्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो आप कहेंगे मैम बड़ा मजा आ रहा है, हमें समझ आ गया कि हमें जो वूल है वो किन किन एनिमल से मिलती है, उनकी फ्लीस से मिलती है। पर मैम उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं और ये जो हमारी ऊन है या फिर जो हम स्वेटर, कैप्स या सॉक्स पहनते हैं, उन दोनों में तो बहुत अंतर होता है। तो कैसे हम इन हेयरी फाइबर्स से ये स्वेटर तक, है ना, ये स्वेटर पे पहुंच जाते हैं या फिर ये कैप पे पहुंच जाते हैं? तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वही तरीका, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल। कैसे हम फाइबर से वूल तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। बच्चों देखो रियर्ड का क्या मतलब होता है? अगर आपको किसी भी एनिमल से कुछ लेना है ना, अगर आपको काउ से मिल्क लेना है, आपको शीप से वूल लेनी है, किसी भी एनिमल से अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ेगा? आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी लिविंग कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस को बच्चों रियरिंग कहते हैं। तो अब अगर हमें वूल चाहिए है तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। ठीक है,
देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। देखिए, शीप के हम हेयर को कट कर लेते हैं और उनसे वूल की प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ना हम पढ़ते हैं रियरिंग ऑफ शीप के बारे में कि आखिरकार फार्मर्स, अगर फार्मर्स को शीप से वूल चाहिए है तो फार्मर्स शीप को क्या दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जो हमारी प्यारी सी शीप होती है ना, वो क्या होती है, वो एक हर्बीवोर होती है। और हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, विच फीड ऑन प्लांट्स। तो जो हमारी भोली सी शीप है ना, वो एक हर्बीवोर है, वो पेड़ पौधे पत्ते यही सब खाती है। बट ये पेड़ पौधे पत्तों के अलावा भी शीप को एक मिक्सचर भी दिया जाता है, किसका, पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार का, ऑयल केक्स का और मिनरल्स का। पेड़ पौधों के अलावा उनके मिनरल्स का, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो उनको एक मिक्सचर दिया जाता है दालों का, कॉर्न का, ज्वार का, ऑयल केक्स का, मिनरल्स का। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ऑयल केक्स क्या है। तो बच्चों देखिए, जब हम एक बढ़िया से सीड में से ऑयल को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे एक सीड लिया, उसको ऐसे 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 प्रोसेसिंग करके उसमें से ऑयल को बाहर निकाल लिया, तो बच्चों जो पीछे हमारी चीज बच जाती है ना ऑयल निकलने के बाद, उसी को कहते हैं ऑयल केक्स। तो शीप को मिक्सचर खिलाया जाता है, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स, इन सब का मिक्सचर खिलाया जाता है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो शीप को चराने के लिए या ग्रेजिंग करने के लिए बाहर लेके जाते हैं ना बढ़िया से, ये सब काम समर्स में करते हैं, विंटर्स में नहीं करते। अब एक बात बताओ, विंटर में आपका भी तो मन करता है हम भाई आराम से कंबल में कोजी कोजी होके लेटे रहें, हमें बाहर ही ना जाना पड़े, बाहर तो इतनी ठंड है। तो वैसे ही बच्चों शीप को भी वैसे ही इन विंटर्स शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। शीप को इंडोर्स ही रखा जाता है और उन्हें खिलाया जाता है लीव्स, ग्रेन या फिर ड्राई फॉडर। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे बच्चों डिफरेंट डॉग्स की ब्रीड्स होती है ना, जैसे हमारे पास पमेरियन हो गया, शिट्जू हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, वैसे ही हमारे पास शीप की भी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं जो कि भारत के अलग अलग कोनों में पाई जाती हैं। आइए बच्चों कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली ब्रीड का नाम है लोही। पहली ब्रीड का क्या नाम है? लोही नाम है। और उनसे मिलने वाली क्वालिटी ऑफ वूल, बच्चों अगर शीप की ब्रीड अलग है तो उनसे मिलने वाली जो वूल होगी, उसकी क्वालिटी होगी, वो भी तो अलग होगी ना। तो देखो, लोही से मिलने वाली जो वूल होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रामपुर बुशेर। नेक्स्ट ब्रीड का नाम है रामपुर बुशेर। इससे मिलने वाली वूल कैसी होती है? ब्राउन। इनकी फ्लीस कैसी होती है? फ्लीस मैम आपको बता चुकी हैं, इनकी फ्लीस कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। और ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट ब्रीड का नाम है बच्चों नली। उससे मिलने वाली वूल कैसी होती है? कारपेट वूल होती है। कैसी? कारपेट वूल। और ये मिलती कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट है बच्चों बखरवल। नेक्स्ट ब्रीड का नाम है बखरवल। इससे मिलने वाली वूल हम शॉल्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं, फॉर वुलन शॉल्स। अरे भाई बखरवल मिलती कहाँ है? ये हमें मिलती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मारवाड़ी। नेक्स्ट क्या है? मारवाड़ी। ये इससे मिलने वाली वूल कैसी होती है? कोर्स होती है, रफ होती है, और ये मिलती है हमें गुजरात में। नेक्स्ट ब्रीड है बच्चों पतनवड़ी। क्या नाम है? पतनवड़ी। ये इससे मिलने वाली जो वूल है वो हौजरी बनाने के लिए यूज की जाती है, और ये भी पाई जाती है अपने गुजरात में। तो बच्चों आपने डिफरेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप देख लिया, समझ लिया। ठीक है बच्चों, ये इनके नेम्स हैं, ये इनकी क्वालिटी ऑफ वूल है, और ये किस रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो है ना रियरिंग ऑफ शीप तो हो गया कि भाई जो अपने वर्कर्स हैं उन्होंने अपना काम तो कर दिया। ठीक है, अब शीप को खिला दिया, पिला दिया, मौज मस्ती करा दी, लोगों ने अपना काम तो कर दिया। अब इस सब से ना क्या हुआ, शीप की बॉडी पे एक थिक
हेयर की ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। और अब समय आ गया है शीप की बॉडी से वूल को ऑब्टेन करने का। अब समय आ गया है शीप से वूल को ऑब्टेन करने का, उन फाइबर्स को ऑब्टेन करने का और आगे उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करने का, ताकि हम उनसे भाई बढ़िया बढ़िया ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स ये सब बना सकें। तो चलिए बच्चों इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों पहला जो स्टेप है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो बच्चों जो पहला स्टेप है ना, उसका नाम है शीयरिंग। पहला स्टेप है शीयरिंग। शीयरिंग का मतलब होता है द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. बच्चों शीप की बॉडी से हेयरी फाइबर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को, देखिए शीप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? शीयरिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो शीयरिंग है ना, ये पता है कैसी मशीन्स के यूज से करी जाती है? जब आप कभी बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो वो एक मशीन यूज करते हैं ना शेव करने के लिए आपके हेयर को, तो वैसी सी ही मशीन्स का यूज किया जाता है शीप की बॉडी से ऐसे करके उनके हेयर को रिमूव करने के लिए, उनकी फ्लीस को रिमूव करने के लिए। देखिए मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, ठीक है। अब देखिए यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस एनेबल्स द शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ये मैम आपको पहले ही बता चुकी है कि विंटर्स में तो भाई शीप की जो फ्लीस है वो उसको मदद करती है, उसे बचाती है ठंड से, और गर्मियों में हम इस हेयर को रिमूव कर देते हैं ताकि शीप आराम से रह सके। और भाई एक तीर से 2 निशाने, शीप भी खुश है और हमें फाइबर्स भी मिल गए हैं वूल बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. तो बेसिकली हमने शेयरिंग कर लिया, पर कुछ बच्चे ना सोच रहे होंगे बेचारी शीप, उसे कितना दर्द हो रहा होगा जब हम उसकी बॉडी से हेयर को रिमूव कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, फिर से हम चले गए बार्बर की शॉप पे, तो जब हम अपना हेयर कट करवाते हैं तो क्या आपको दर्द होता है? करवाते ना भैया कटोरा कट कर दो, भैया ऐसे ऐसे स्पाइक्स बना दो, तो क्या आपको दर्द होता है हेयर कट करवाते हुए? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेयर डेड सेल्स के बने होते हैं। सिमिलरली बच्चों शीप के भी हेयर रिमूव करने के दौरान शीप को दर्द नहीं होता, और इसी हेयर रिमूव करने की प्रोसेस को शीयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रोसेस होता है स्काउरिंग। अब शीप क्या है? शीप तो भाई एक बढ़िया सा एनिमल है, खेलती है, कूदती है, कीचड़ में मस्ती करती है। मतलब कहने की बात है कि जो शीप की हेयरी लेयर होती है ना, वो गंदी होती है ना। क्या होती है? गंदी होती है, उस पर कुछ चीजें भी चिपक जाती हैं, मिट्टी, डस्ट वगैरह। तो बच्चों अब स्काउरिंग में क्या करते हैं? द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scouring. उनकी गंदी हेयरी फाइबर्स को बड़े बड़े टैंक्स में बढ़िया से ऐसे 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 करके धोया जाता है, और उस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। Nowadays scouring is done by machines, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेप सॉर्टिंग। आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब बच्चों देखो, हमने शीप से हेयरी फाइबर्स ऑब्टेन कर लिए हैं, है ना। उनका टेक्सचर अलग होगा, कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे। मतलब हम इन हेयरी फाइबर्स को क्या करते हैं? हम इन हेयरी फाइबर्स को फैक्ट्रीज में भेज के इन्हें सॉर्ट करते हैं, ऐसे 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 इनकी सॉर्टिंग करते हैं, और इस सॉर्टिंग के प्रोसेस को सॉर्टिंग ही कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों चौथा स्टेप होता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। भाई हम तो अपना बढ़िया से बुरी बोलेंगे, बर्स बर्स नहीं, हम तो बुरी बोलेंगे। और आप जानते भी हो बुर क्या होता है? भाई हमारी स्वेटर से वो जो छोटे छोटे ऐसे बॉल्स सी नहीं होती, फ्लफी फ्लफी फाइबर, उसे क्या कहते हैं? उसे बुर कहते हैं, बर्स कहते हैं, ठीक है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स या बुर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं? उन हेयरी फाइबर्स में से बुर को
हटाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. These are the same burr which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. एक बार बुर हटा लिए, फिर से फाइबर्स को धो लेते हैं भाई सेफ साइड पे और उनको सुखा देते हैं. अब वूल हमारी रेडी है कि भाई हम उनसे क्या बना सकें? फाइबर्स बना सकें. दिस वूल इज नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. फाइबर से यान, यान से आगे फैब्रिक. तो बच्चों नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 5 होता है डाइंग. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. तो बच्चों जो हमारे को शीप से नेचुरली वूल मिलती है ना, हेयरी फाइबर्स जो मिलते हैं, वो जनरली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट होते हैं. बट एक बात बताओ, आप लोगों को पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, ये डिफरेंट कलर्स की स्वेटर्स जो पहनने को मिलती हैं, वो कैसे मिलती हैं भला? हमारे को तो शीप से सिर्फ ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट मिल रहा है. यस बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डाइंग, जिसमें हम उन फाइबर्स को सुंदर कलर्स में डाई करते हैं. ठीक है. एंड देन लास्ट स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स इज रोलिंग. लास्ट स्टेप क्या है? रोलिंग. रोलिंग में क्या होता है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड. फाइबर्स को ऐसे सीधा करा जाता है, उनको ऐसे ऐसे करके कॉम्ब करा जाता है और बच्चों उन्हें रोल करा जाता है. किसमें? यान में. मैंने आपको बताया था ना, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ्स. और बच्चों फिर उस वो जो रोल्ड वूल है ना हमारी, उससे हम अपनी स्वेटर, कैप्स, शॉल्स, ये डिफरेंट चीजें बना लेते हैं. तो क्या आपको प्रोसेसिंग ऑफ वूल समझ आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया. बहुत बढ़िया. चलो बच्चों एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं. प्रोसेस फ्लो चार्ट. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल. वो हेयरी फाइबर से बढ़िया सी स्वेटर बनाने का, बढ़िया सी सॉक्स और कैप बनाने का जो पूरा रास्ता है ना, वो ये है. देखिए, पहला स्टेप इज शेयरिंग, दूसरा है स्काउरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिफ्थ इज डाइंग एंड सिक्स्थ इज रोलिंग. तो बच्चों क्या आपको समझ आ गया? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया. चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. देखो बच्चों, जब भी कोई वर्कर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं वुलन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, किसी भी इंडस्ट्री में जब भी वर्कर काम करते हैं ना, तो दे आर एक्सपोज टू रिस्क, है ना, वो रिस्क से एक्सपोज होते हैं. कोई डिजीज हो जाए, कुछ हो जाए. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड. क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन, हमारी जो भी जॉब है, जो वर्कर जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो उसकी ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. तो जब भी कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करता है, ही और शी इज एक्सपोज टू रिस्क, जिसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं. अब बच्चों हम वूल की बात करें तो हम वुलन इंडस्ट्री की ही बात करेंगे. जो वर्कर्स हमारे वुलन इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, सबसे पहली बात तो वूल इंडस्ट्री ना हमारे भारत में बहुत सारे लोगों को रोजगार यानी कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है. बट जो वर्कर्स हमारे वुलन इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, दे आर एक्सपोज टू रिस्क. जैसे कि मैम ने आपको बताया, देखिए, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but a sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacteria called anthrax. बच्चों एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter's disease. वो एक काफी जानलेवा fatal disease कॉज कर सकता है उन वर्कर्स को, जिसका नाम है sorter's disease. तो मैंने क्या कहा? वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपोज टू रिस्क, और उन रिस्क को ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं. तो अगर हम वुलन इंडस्ट्री की बात करें तो वूल इंडस्ट्री का ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या है? वूल इंडस्ट्री का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है बच्चों सॉर्टर्स डिजीज. ठीक है. और जैसे कि मैम ने आपको बताया, सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री, सिर्फ वूल की नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जो रिस्क फेस करने को मिलते हैं वर्कर्स को, उन्हें कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. तो ठीक है बच्चों, क्या आपको इतना सब समझ आ गया है? क्लियर है? एक बार भाई इसको पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट. तो बच्चों इसी के साथ हमारी वूल की कहानी तो
खत्म होती है, फिनिश, समाप्त। और बच्चों अब समय आ गया है अपना नेक्स्ट नेचुरल एनिमल फाइबर पढ़ने का। नेक्स्ट बच्चों नेचुरल हमारा एनिमल फाइबर जो कि कौन सा है, जो कि है सिल्क। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं भाई सिल्क के बारे में। बट इससे पहले कि हम सीधा जंप मार दें किस पे, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क पे, उससे पहले हमें सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए भाई जानते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में। तो बच्चों पहला तो जो हमारा स्टेप होता है ना, पहली स्टेज होती है हमारी लेइंग ऑफ एग्स, अंडे देना। The female silk moth lays eggs from which larvae hatch, which are called caterpillars or silkworms. तो बच्चों अब आप कहोगे कि मैम आखिरकार हमें सिल्क मिल कैसे रही है। तो बच्चों सिल्क हमें मिलती है एक बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिज्म से, एक बहुत ही छोटे से जीव से, एक वर्म से, जिसे कहते हैं बच्चों हम सिल्क वर्म या फिर कैटरपिलर। ठीक है, तो जो हमारी सिल्क मॉथ है ना, उसने क्या करा, फीमेल सिल्क मॉथ ने बहुत सारे एग्स लेकर, जब वो एग्स हैच हुए तो उनके अंदर से हमारे वही छोटे से जीव, छोटे से वर्म निकले जिन्हें कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक है, दे देन ग्रो इन साइज। तो बच्चे अब जब वो छोटे से प्यारे प्यारे वर्म निकले हैं, कैटरपिलर निकले हैं अपने अंडे से, तो भाई उनको भूख तो लग रही होगी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास प्रेजेंट पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं और साइज में बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्यूपा। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी प्यूपा। तो बच्चों जब वो हमारे छोटे छोटे सिल्क वर्म्स सफिशिएंटली पेट भर के पत्ते खा लेते हैं, पेट भर के भाई पेट पूजा कर लेते हैं और साइज में सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाते हैं, तब समय आ जाता है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने का, जो कि है हमारी प्यूपा स्टेज। और ये जो प्यूपा स्टेज होती है ना, ये जो प्यूपा स्टेज होती है, ये आप कह सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है। देखिए बच्चों, when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it weaves a net to hold itself. तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, जब आप भाई घर पे रेस्ट करते हो, बेड पे लेटे होते हो, तो आपका क्या मन करता है, भाई हमारे आसपास काश कंबल होता, चादर होती, पिल्लो होता, भाई मजा आ जाता बढ़िया एकदम। सिमिलरली बच्चों जब ये हमारे सिल्क वर्म अपनी प्यूपा स्टेज, जिसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, जब ये उसमें एंटर करने लगते हैं, तो इन्हें अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उसके लिए ये अपने मुंह से एक स्लाइमी फाइबर को सेक्रीट करते हैं, जो हवा की प्रेजेंस में आने पर हार्ड हो जाता है। देखिए, when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life, it weaves a net to hold itself. ये अपने आसपास एक कवरिंग बनाता है। कैसे बनाता है, स्लाइमी फाइबर सेक्रीट करता है अपने मुंह से, जो हवा की प्रेजेंस में आने पे हार्ड हो जाता है। और जब बच्चों ये अपने मुंह से ये स्लाइमी फाइबर सेक्रीट कर रहा होता है ना, तो ये अपना हेड ना ऐसे 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 करके हर डायरेक्शन में मूव करता है। ये अपना जो हेड है ना, देखो ये अपना हेड ऐसे 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 करके हर डायरेक्शन में मूव करता है, ताकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग उसकी पूरी बॉडी पे बन जाए, ताकि ये जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, ये उसकी पूरी बॉडी पे बन जाए। देखिए, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो बच्चों जब कैटरपिलर ने अपना सर हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करके अपने आसपास ही प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली, तो उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बच्चा क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं कुकून। तो बेसिकली बच्चों ये जो हमारा प्यूपा है ना, ये जो हमारा कैटरपिलर है ना, ये अपने आसपास कुकून बना के, ये कैटरपिलर अपने आसपास कुकून बना के प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है।
प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुकून है ना, यही कुकून ही क्या है, यही कुकून ही तो है हमारा मेन सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। ये कुकून ही है हमारा सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो बेसिकली कैटरपिलर ने अपने मुंह से एक स्लाइमी फाइबर सेक्रीट करा, जिससे उसने अपने आसपास कुकून बना लिया और कुकून बना के प्यूपा बन गया। और ये जो कुकून है ना, यही है हमारा सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो बच्चों क्लियर हो गया? देखो कुछ ऐसा सा दिखता है, ये हमारे एग्स थे, वो हैच होके क्या निकले, लार्वा निकले, कैटरपिलर छोटे छोटे। उन्होंने ये पत्ते खाए, पत्ते खा के जब वो सफिशिएंटली साइज में बड़े हो गए तो उन्होंने अपने आसपास कुकून बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी रेस्टिंग स्टेज यानी कि प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद बच्चों हमारी थर्ड स्टेज होती है प्यूपा इनटू मॉथ। तो बच्चों जब वो प्यूपा बन चुका है तो उस प्यूपा के अंदर ही, इस प्यूपा के अंदर ही फर्दर डेवलपमेंट होती है, इस प्यूपा के अंदर ही फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो जो है मॉथ में, एडल्ट में चेंज हो जाता है। देखिए, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। कुकून के अंदर ही वो जो हमारा सिल्क वर्म है ना, जो रेस्ट कर रहा है, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो कुकून के अंदर ही, मतलब अपनी प्यूपा स्टेज में डेवलप होता है और फाइनली बन जाता है हमारा अडल्ट यानी कि मॉथ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब जैसे हमारे पास वूल के केस में शीप की डिफरेंट ब्रीड्स थी ना, डिफरेंट ब्रीड्स, डॉग की डिफरेंट ब्रीड्स, शीप की डिफरेंट ब्रीड्स, वैसे ही हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं किसकी, सिल्क मॉथ की। अब भाई अगर सिल्क मॉथ अलग है तो उससे मिलने वाली सिल्क भी तो अलग होगी ना। जैसे पिछले केस में अगर शीप अलग है तो उससे मिलने वाली वूल की क्वालिटी भी अलग होगी, वैसे ही अगर सिल्क मॉथ दूसरा है तो उससे मिलने वाली जो सिल्क है उसकी क्वालिटी भी कैसी होगी, दूसरी होगी, अलग होगी। तो देखिए, there is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk they yield is different in texture। देखिए बच्चों, किस टाइप की हमारे पास सिल्क होती है, टसार सिल्क, मूगा सिल्क। टसार सिल्क होती है बच्चों, मूगा सिल्क होती है, कोसा सिल्क होती है और मलबरी सिल्क होती है। ये हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क होती हैं जो हमें डिफरेंट सिल्क मॉथ से मिलती हैं। और क्या आप जानते हैं, इनमें से सबसे कॉमन जो हमारी सिल्क मॉथ है, मतलब सिल्क कह लो या सिल्क मॉथ, भैया अगर सिल्क मॉथ कॉमन है तो सिल्क भी तो कॉमन ही होगी ना। तो इनमें से सबसे कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा होता है हमारा, मलबरी सिल्क मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। और आप जानते हैं जो मलबरी सिल्क मॉथ से जो बच्चों, भाई मैम के ड्राइंग अच्छी नहीं है उतनी, ठीक है, हंसना नहीं। तो बच्चों ये हमारा कुछ ऐसा सा सिल्क मॉथ है, ठीक है। इस मलबरी सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क मिलती है वो कैसी होती है, वो बहुत ही ज्यादा बच्चों सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस यानी कि शाइनी, चमक वाली होती है, इलास्टिक होती है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो भाई जो हमारा मलबरी सिल्क मॉथ है ना, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। उससे मिलने वाली जो सिल्क होती है वो बढ़िया एकदम वर्सेटाइल होती है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा शाइनी, चमक वाली होती है, इलास्टिक होती है और उसको ब्यूटीफुल कलर्स में हम इजीली डाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतना समझ आ गया, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आप कहोगे मैम मज़ा आ गया, समझ आ गया हमें कि हमें जो सिल्क है वो सिल्क मॉथ की हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली, कुकून से हमें सिल्क फाइबर्स मिल रहे हैं, बट आखिरकार मैम ये सब हो कैसे रहा है? तो बच्चों क्या आपने कभी अपने आसपास खेती, फार्मिंग होते देखी है, फूलों की, फलों की? तो जैसे फूलों की और फलों की खेती होती है ना, वैसे ही सिल्क वर्म्स की भी फार्मिंग होती है, जिसे बेटा हम कहते हैं सेरीकल्चर। है मैम ये क्या हो गया? बच्चों देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक है।
सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी भी एनिमल से कोई चीज़ लेनी है, काऊ से मिल्क लेना है, शीप से वूल लेनी है, सिल्क वर्म से सिल्क लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके खाने पीने का, उनकी लिविंग कंडीशंस का, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे हम रियरिंग बोलते हैं, जिसे हम रियरिंग बोलते हैं। तो बच्चों सिल्क वर्म्स की रियरिंग करना, सिल्क वर्म्स की रियरिंग करना ताकि हम उनसे सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर सकें, इसी प्रोसेस को बच्चा कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। देखिए सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग कह लो या रियरिंग कह लो, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। चाइना है ना, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। माना कि चाइना भाई लीडिंग है सिल्क प्रोडक्शन में, पर अपना इंडिया पीछे नहीं है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया, आया कि नहीं आया? तो बच्चों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है ये जानने का कि मैम कुकून, जो अपना कुकून है वो वाले सिल्क फाइबर्स और जो हमारी मम्मी ने प्यारी सी साड़ी ओढ़ रखी थी उस सिल्क में तो मैम बहुत ही अंतर है, तो कैसे हमें उस कुकून से सिल्क मिलती है? तो अब समय आ गया है बच्चों पढ़ने का प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो बच्चों प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क का ये जो पूरा हमारा सफर है ना, वो सबसे पहले शुरू होता है किससे? रियरिंग सिल्क वर्म्स से। जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क वर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रियरिंग सिल्क वर्म्स। देखिए अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। ठीक है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि सिल्क मॉथ जो है बहुत सारे एग्स ले करती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। तो बच्चों जब वो एग्स आए ना तो उनको बहुत ही केयरफुली पेपर की स्ट्रिप्स पे या फिर कपड़े पे रख लिया जाता है ताकि वो टूट ना जाए, और उनको बेच दिया जाता है सिल्क वर्म फार्मर्स को। मैंने आपको क्या बताया, फार्मिंग हो रही है ना सिल्क वर्म्स की, तो सिल्क वर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। The farmers keep the eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। तो अब वो क्या करते हैं, वो उन एग्स को बहुत ही साफ सुथरी हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको बढ़िया सा टेम्परेचर और बढ़िया सी ह्यूमिडिटी जो उनको रिक्वायर्ड है वो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो एग्स हैं वो हमारे बढ़िया से रहें। ठीक है बच्चों, फिर देखिए The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from the eggs। फिर उन एग्स को बच्चों हल्का सा वार्म करा जाता है ताकि वो एग हैच हो जाए और उसके अंदर से निकल जाए हमारा छोटा सा लार्वा। This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves। तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों का फेवरेट खाना क्या है? भाई मेरा तो फेवरेट खाना है दाल मखनी और शाही पनीर। वैसे ही ये जो हमारे सिल्क वर्म है ना, इनका फेवरेट खाना होता है, इनका फेवरेट खाना होता है बच्चों मलबरी ट्री की लीव्स, मलबरी ट्री लीव्स। इन सिल्क वर्म्स, भाई ये सिल्क वर्म्स बड़े चूजी होते हैं, कुछ भी नहीं खा लेते, हम तो मलबरी ट्री की लीव्स खाएंगे। तो बच्चों इन एग्स को पता है कब वार्म करा जाता है? जब इन कैटरपिलर्स का फेवरेट खाना सीजन में हो, मतलब इन एग्स को वार्म करके हैच तब करवाया जाता है जो मलबरी के पेड़ों पे फ्रेश फ्रेश पत्ते आते हैं, ताकि ये जो सिल्क वर्म्स है ना वो भर पेट अपना फेवरेट खाना खा सकें। देखिए द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच। दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्री बियर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ताकि जो हमारे सिल्क वर्म है ना वो भर पेट खुशी खुशी अपना फेवरेट खाना खाएं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट, भाई दिन रात मलबरी ट्री लीव्स एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। तो भाई जब इतना खाओगे तो उनका साइज तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है बच्चों द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो बच्चों अब क्या करते हैं, वो जो हमारे लार्वा है जो भाई एकदम
खा के अपना भर पेट एकदम खुश हो रखे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड बैम्बू के चेम्बर्स में रख देते हैं। बैम्बू के चेम्बर्स में जब 25-30 दिन तक वो खा खा के वो ऊब जाते हैं, उनका मन भर जाता है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने उसी बैम्बू के चेम्बर में क्या करते हैं, अपने मुंह से स्लाइमी फाइबर सेक्रीट करना शुरू करते हैं, अपना सर हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि है प्यूपा स्टेज। तो भाई ये वही चल रहा है, अभी बस वो सिल्क वर्म्स हैच हुए हैं, उन्होंने 25-30 दिन भर पेट खाना खाया है, उनका साइज बढ़ चुका है, फिर वो अपने बैम्बू के चेम्बर में अपने भाई कमरे में चले गए हैं खा पी के, और वहां पे वो अपने आसपास कुकून बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो प्यूपा स्टेज में जा सकें। द caterpillar or the silkworm spins the cocoon inside which it develops into the silk moth। तो अब वो प्यूपा बन गया है और प्यूपा के अंदर ही वो डेवलप होने लगता है, किसमें, सिल्क मॉथ में। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ना रियरिंग ऑफ सिल्क तो हो गया, और जो वो मॉथ है वो कुकून तोड़ के उड़ गया। यही है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो बच्चों अब हमारे पास बहुत सारे क्या हो गए हैं, कुकून्स इकट्ठे हो गए हैं। अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो हमारे पास भर भर के कुकून्स जो हमें मिले हैं ना, उनसे हमें क्या मिलते हैं, सिल्क फाइबर्स मिलते हैं, क्योंकि मैम ने बताया है कि जो हमारा कुकून है वही तो है हमारा मेन सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो अब जब हमारे पास भर भर के भंडारे हैं कुकून्स के, तो अब उनसे सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करना शुरू करते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। उन कुकून्स में जो ऐसे 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 हमारे सिल्क के फाइबर्स उसमें लिपटे हुए हैं, तो उनको लूज करने के लिए, उनको सेपरेट आउट करने के लिए उन्हें सूरज के नीचे, सन के नीचे रखते हैं, या फिर हम उनको बॉयल करते हैं, या फिर हम उनको स्टीम से एक्सपोज करते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो बच्चों कुकून से सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, कहा जाता है रीलिंग द सिल्क। सिल्क को रील करना, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून। तो मैंने क्या कहा, कुकून में जितने भी सिल्क फाइबर्स हैं वो उलझे हुए हैं, वो क्या हो रखे हैं, उलझे हुए हैं। तो रीलिंग किस लिए करी जाती है, स्पेशल मशीन्स की हेल्प से करी जाती है, ताकि उन उलझे हुए धागों को सुलझाया जा सके और उनसे बनाए जा सके अपने, देखिए सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ। तो जो हमारे उलझे हुए धागे सुलझ चुके हैं उनसे बच्चों हमारे सिल्क यान से सिल्क फैब्रिक और उससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे कि हमारी मम्मी की सुंदर सी साड़ी, ये सब बनाया जाता है। तो बच्चों क्या आपको समझ आ गया कि सिल्क हमें कैसे मिलता है, कैसे वो एक एनिमल फाइबर है? क्या आपको समझ आएगा कि वूल हमें कैसे मिलता है, कैसे वो एक एनिमल फाइबर है, कैसे वूल की प्रोसेसिंग करी जाती है, कैसे सिल्क की प्रोसेसिंग करी जाती है और कैसे उनसे भाई सुंदर 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 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फाइबर टू फैब्रिक का जो सफर है ना वो खत्म होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के एंड तक आते आते आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सायोनारा बच्चों।